हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से फाइटर 1.0 बैच में जो है, जहां पर हम आज हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है शरीर द्रव एवं परिसंचरण, जिसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमें इसलिए चाहिए ताकि हम शरीर की प्रत्येक कोशिका तक और वहां से प्रत्येक कोशिका से चीजों को पहुंचा सके और वहां से वापस ला सके। इस चीज के लिए चाहिए हमें एक ऐसा माध्यम जिसमें अगर हम कोई चीज को डालेंगे तो वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाए, और ऐसा माध्यम प्रोवाइड करवाता है हमारा क्या? रक्त। और एक द्रव और है जिसका जिक्र एनसीईआरटी ने करा है, वो है लसिका, है ना। रक्त और लसिका के बारे में हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे और कैसे करके इन दोनों द्रवों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है कि अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण तथा अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। देखिए, सभी के बारे में कहा है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सबको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए तथा अन्य आवश्यक पदार्थ चाहिए। और ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन भी आवश्यक है। मतलब अच्छी चीजें हम कोशिकाओं तक पहुंचाएंगे और बेकार चीजें कोशिकाओं से कलेक्ट करेंगे जो। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक और या कोशिकाओं से, दोनों चीजें हैं, है ना। कोशिकाओं तक और कोशिकाओं से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। सरल प्राणी, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है स्पंज और सीलेंट्रेट, दो एग्जांपल उन्होंने लिए हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पंज में पाया जाता है कैनाल सिस्टम, नाल तंत्र। नाल तंत्र से पानी अंदर आता है, उनकी देह गुहा में फैलता है जिसे हमने लोगों ने नाम दिया स्पॉन्जोसील, और ऑस्कुलम द्वारा वो द्रव बाहर चला जाता है और इसी अंदर आने और बाहर जाने के दौरान आवश्यक चीजें उसमें से ले ली जाती है और अपशिष्ट चीजें उसको दे दी जाती हैं। सीलेंट्रेटा में जो कैविटी थी जिसे हम लोगों ने नाम दिया सीलेंट्रॉन। सीलेंट्रॉन में क्या हो रहा है कि एक सिंगल ओपनिंग थी जिसे बोला गया माउथ, उसी माउथ से जो है चीजें सीलेंट्रॉन में आई। जो अच्छी चीजें थी वो ले ली, जो बेकार चीजें थी वो दे दी, और माउथ से ही वो कहां चला गया? बाहर चला गया। इसके अलावा कोई और ज्यादा एडवांस वर्जन उसमें नहीं था। स्पंज व सीलेंटेड बाहर से अपने शरीर में, यहां पे लिखा है पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिन्हें हम लोगों ने स्पंज के केस में नाम दिया स्पॉन्जोसील और सीलेंटेटा के नाम में दिया सीलेंट्रॉन, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं, और वो तरल क्या है? रक्त और लसिका। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव जिसे उन्होंने नाम दिया क्या? लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, क्या कहा गया है यहां पे उन्होंने चीज उठाई है क्या? रक्त, ब्लड। क्या बोलते हैं इसे? ब्लड कहा जाता है। और ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, जो एनसीईआरटी ने यहां पे कहा है। एक चीज उन्होंने कहा है क्या? प्लाज्मा, और दूसरी चीज उन्होंने कही है क्या? संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, है ना। जो प्लाज्मा है वो बनाता है कितना प्रतिशत भाग? वो बनाता है 55% भाग, और जो संगठित पदार्थ है वो बनाता है कितना? 45% भाग। और इसी में अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि संगठित पदार्थ जो है वो 3 प्रकार से है। कौन कौन से 3 प्रकार? एक है आरबीसी, एक है डब्ल्यूबीसी और एक है प्लेटलेट, है ना। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। देखते हैं क्या क्या कहा गया है इसमें जो है कि रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है। सही शब्द एक और जोड़ दें वो भी सही है, वरना एनसीईआरटी के शब्दों को आपको दिमाग में रखना है कि रक्त एक विशेष प्रकार का
तरल संयोजी ऊतक है। ये शब्द इसमें और ज्यादा करेक्ट हो जाता है कि रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है ना। बुक्स लगाएंगे तो आपको ये शब्द वहां मिल जाएगा, जिसमें आधात्री मैट्रिक्स, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्लाज्मा, जो कितना भाग बना रहा है, 55% भाग बना रहा है, तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं जो कितना भाग बना रही है, 45। कितने प्रकार से है, 3, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। प्लाज्मा एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल होता है। क्यों ऐसा बोला गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से। अब आरबीसी किसका भाग है, संगठित पदार्थ का। अगर हम आरबीसी का जिक्र नहीं कर रहे हैं तो प्लाज्मा कैसा हो जाएगा, कलरलेस। यहां पे उन्होंने दिया है हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग कितना, 55% होता है। इस चीज को हम लोगों ने देख लिया। प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है। ये याद रखिएगा, कभी कभार वो एग्जैक्ट डाटा भी आपसे पूछ सकते हैं। और 6 से 8% क्या है, प्रोटीन। एनसीईआरटी ने इन प्रोटीन के नाम भी दिए हैं और प्रत्येक प्रोटीन का कार्य भी उन्होंने दिया है कि कौन सी प्रोटीन क्या कार्य कर रही है। तो ऐसे में वो वहां पर कॉलम फॉर्म में लिख देंगे, कॉलम 1 और कॉलम 2, एक तरफ तीनों प्रोटीन के नाम और एक तरफ तीनों प्रोटीन के काम, फिर आपस में मैच करवाएंगे कौन सा सही मैच है ना। कौन कौन से हैं, फाइब्रिनोजिन है, ग्लोब्यूलिन है तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजिन की आवश्यकता कहां है, रक्त का थक्का बनाने में, मतलब ये हो गया हमारा काम किसका, फाइब्रिनोजिन का, या स्कंदन में होती है। ग्लोब्यूलिन की बात करते हैं, ग्लोब्यूलिन में गामा ग्लोब्यूलिन होती है जो एंटीबॉडी बनाती है। गामा ग्लोब्यूलिन आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि 5 प्रकार से होती है, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। ये सारी की सारी क्या है, एंटीबॉडीज। और आप जानते हैं एंटीबॉडीज शरीर की प्रतिरक्षा में रोल प्ले करती हैं, कि ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में करती हैं। ये मिल गया आपको पॉइंट काम का। एल्ब्यूमिन का उपयोग परासंडीय संतुलन के लिए होता है, जिसे हम लोग शॉर्ट में BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक मतलब परासंडी संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में इसके अलावा और क्या क्या है, खनिज आयन है जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, आप जो भी चीज खा रहे हैं अल्टीमेटली पाचन होने के बाद वो कहां जाएगी, ब्लड में ही जाएगी, प्लाज्मा में ही मिलेगा, है ना। चाहे वो आपकी गैसेस हो, जो भी श्वसन हम ले रहे थे, आप देखिए रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन में गैसों का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन की मदद से होता है और प्लाज्मा में घुलित अवस्था में भी होता है, मतलब वो आपको प्लाज्मा में भी मिलेगी। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक, एनसीईआरटी ने उन कारकों का नाम और उनकी संख्या नहीं दी है, सिर्फ इतना कहा है कि प्लाज्मा में अनेक कारक पाए जाते हैं और किस अवस्था में पाए जाते हैं ये भी उन्होंने लिखा है, निष्क्रिय दशा में। क्योंकि अगर ये सक्रिय दशा में होती तो रक्त वाहिका के अंदर ही रक्त का थक्का बन गया होता है। क्या ऐसा होता है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो भी स्कंदन कारक उसमें मिल रहे हैं वो किस अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। तो कभी कभार वो इस चीज को एक फॉर्मूले के जैसे भी पूछ लेते हैं कि सीरम क्या होता है, तो हम प्लाज्मा में से अगर स्कंदन कारकों को माइनस कर दें, अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें, उन्हें हटा दें, तो उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, प्लाज्मा की। अब बात करते हैं संगठित पदार्थ की। संगठित पदार्थ में हम लोगों ने क्या कहा, कितने परसेंट है, 45। कौन कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिका जिन्हें हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, श्वेताणु जिन्हें बोलते हैं डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। ये डाटा इंपॉर्टेंट है। और क्या दिया गया है इसमें, पहले बात करते हैं किसकी, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी की। किसकी बात करते हैं, एरिथ्रोसाइट या आरबीसी की। या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। कैसे, सुनेंगे जरा। यहां पे इनकी काउंटिंग जो होती है वो होती है 5 से
5.5 मिलियन पर MMQ, है ना। आप लोग इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग ही डाटा को याद रखिएगा। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि डाटा या कोई ऐसी चीज जहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है उसे आप इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़े, क्योंकि हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में कई कई जगह पे हमें थोड़ा गलत मिल जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख, ये तो दोनों एक ही डाटा हो गए, इसलिए बेटर है कि इसकी वजह क्या पढ़ेंगे, 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन MMQ, वो आपको जो लिख के दिया होती है। वयस्क अवस्था में आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती है। देखिए यहां पे वयस्क शब्द लगाने की जरूरत क्या पड़ी, यहां पे सीधे सीधे लिखते हैं कि आरबीसी का निर्माण कहां होता है, अस्थि मज्जा में। फिर ये वयस्क अवस्था क्यों लगाई है, क्योंकि भ्रूणीय अवस्था में लाल अस्थि मज्जा के अतिरिक्त दूसरी संरचनाएं भी आरबीसी का निर्माण करती हैं। जैसे कि पहली बार जो बनाती है वो बनाती है यॉर्क सैक, इसके अलावा लीवर भी रोल प्ले करता है ना। तो इसलिए इन्होंने शब्द क्या लगाया, वयस्क अवस्था, कि अगर हम वयस्क की बात करें तो उसमें सिर्फ कौन है, लाल अस्थि मज्जा में ही बनती है। फिर उन्होंने लगाया अधिकतर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर से वही शब्द है कि आखिर अधिकतर क्यों लगाया, सीधे सीधे बोल देते कि स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलते हैं, मतलब कोई ना कोई इसका अपवाद भी है। और इसका जो अपवाद आता है इसका अधिकतर का, वो आता है ऊंट और लामा। कौन आता है, ऊंट और लामा। उनकी आरबीसी में, कहने को ये स्तनधारी है लेकिन फिर भी उनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तथा इनकी आकृति उभय अवतल होती है, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब होता है, अगर हम देखें तो वो कुछ ऐसी नजर आती है हमें, इसे बोलते हैं बाइकॉनकेव। एक कॉनकेव सतह इधर है और एक कॉनकेव सतह इधर है, होती है। इनका लाल रंग, मतलब यहां से पता चलता है कि आरबीसी कैसे रंग की होती है, लाल रंग की होती है। एक लौह युक्त, लौह मतलब उसमें क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाएगा। तो इस शब्द को भी याद रखिएगा कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें क्या होता है, तो उसमें आयरन होता है। लौह युक्त जटिल प्रोटीन, और उसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml रक्त में, ये डाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज को। कितना है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में, आप लोगों ने श्वसन में ही पढ़ा था कि O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है, वहां पे हीमोग्लोबिन करता है। जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन से कितना प्रतिशत, 97%। हीमोग्लोबिन से जब CO2 जुड़ जाती है तब उसे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। कितना परसेंट, 20 से 25%। एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है कि में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है, 120 दिन, क्योंकि तीनों कोशिकाओं में से सिर्फ आरबीसी का जीवन काल इन्होंने दिया हुआ है, 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश कहां पे होता है, प्लीहा, है ना। लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान, इसे क्या बोला जाता है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। किसको कहते हैं, स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट जो कोशिका हमारे पास है वो है ल्यूकोसाइट। को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण, आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन की वजह से कैसा रंग था, लाल। अब इनमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो सिंपल सी बात है वो कैसी हो जाएंगी, कलरलेस, श्वेत बोल दिया इसीलिए। तथा रंगहीन होने से इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं, ये बात सही है, ये वास्तविक कोशिकाएं होती है, जबकि आरबीसी और प्लेटलेट वास्तविक कोशिकाएं नहीं है। तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बहुत ही कम है। कैसे, यहां पे देखो 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख, और जबकि यहां पे कितनी है, सिर्फ 6000 से 8000 प्रति घन MMQ। कितनी कम है, सोच सकते हैं। होती है, सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आप जानते हो ये प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं, और इनमें से कुछ कोशिकाएं फैगोसाइटिक, भक्षक प्रवृत्ति की होती है, तो मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु भी हो जाती है।
नेक्स्ट, इनको मुख्यतः दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ग्रेन्युलोसाइट कणिकाणु तथा अकण कोशिकाएं। एक ग्रेन्युलोसाइट देखिए किस आधार पर बांटा गया है कि जब हम इन कोशिकाओं को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो इनके कोशिका द्रव्य में अगर हमें कुछ कण नजर आते हैं तब उन्हें क्या बोलते हैं? कणिकाणु। और अगर हमें उनका साइटोप्लाज्म क्लियर नजर आता है तब उन्हें क्या बोलते हैं? अकण कोशिका। यहां पर जो शुरुआत की तीन दी हैं कौन कौन सी? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये तीनों जो हैं वो तीनों क्या है हमारे पास? कणिकाणु हैं। जो इन तीनों को देखने पर हमें वहां पर कण नजर आते हैं, जबकि यहाँ पे लिम्फोसाइट नहीं, ये लिम्फोसाइट है। अगर हम लिम्फोसाइट और मोनोसाइट की बात करें, ये जो दो कोशिकाएं हैं अगर हम इनको देखते हैं तो इनमें कण नजर नहीं आते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या है? अकण कोशिका है। क्या है ये? अकण कोशिका है। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल कैसे हैं? कणिकाणुओं के प्रकार हैं, ये आपको बता दिया है ना। जबकि लिम्फोसाइट व मोनोसाइट अकण कोशिकाएं, ये भी आपको बता दिया। श्वेत रुधिराणु में कोशिकाओं की न्यूट्रोफिल की संख्या सबसे अधिक होती है। लगभग आप देखें 60 से 65% क्या होती है? सिर्फ न्यूट्रोफिल होती है। आप चाहें तो इसी डायग्राम में ऐड कर लेंगे ताकि आपको याद रखने में थोड़ा आसानी पड़ेगी। बेसोफिल संख्या में सबसे कम है। कितना? बेसोफिल की जो संख्या है वो है 0.5 से 1%। जबकि आप इओसिनोफिल की बात करें तो ये होती हैं लगभग 2 से 3%। और अगर आप मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट जो होती है वो होती है लगभग 6 से 8%। और लिम्फोसाइट की बात करें तो ये होती है कितना? 20 से 25%। ये आपको मिल जाएगा बीच में। इन तीनों के बारे में और क्या दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखें तो कभी कभी वो ये डायग्राम को सीधे सीधे दे देते हैं और यहाँ से लेबलिंग हटा देते हैं, फिर पूछते हैं बताइए कौन सी वाली कोशिका कौन सी है। यहाँ पर जो सबसे पहले उभय अवतल जो दिख रही है वो तो बच्चे पहचान लेते हैं आसानी से, क्या है ये? आरबीसी है। दूसरा प्लेटलेट, ये टुकड़ों के रूप में पाई जाती है। लिखा भी है कि ये अस्थि मज्जा की पाई जाने वाली मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़े हैं, तो टुकड़े भी पहचान लेते हैं कि प्लेटलेट है। दिक्कत आती है यहाँ पे, कैसे याद रखेंगे कि अगर आप इसको देखें तो इसका जो केंद्रक है वो हेडफोन शेप है। हेडफोन तो जानती होंगे जो हम लोग लगाते हैं। हेडफोन शेप न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? इओसिनोफिल में। बेसोफिल में देखें तो यहाँ पर 2 या 3 पिंड की होता है और कण पाए जा रहे हैं, वो क्या है? बेसोफिल। न्यूट्रोफिल में सबसे ज्यादा पिंड होते हैं, 3 से 5 पिंड अगर किसी में है तो वो किस में है? न्यूट्रोफिल में। जबकि किडनी शेप केंद्रक पाया जाता है किस में? मोनोसाइट में। ये लिंसाइट कुछ भी नहीं होता है, ये एक्चुअली में क्या है? मोनोसाइट है। ये हिंदी मीडियम में थोड़ा गलत लिखा हुआ है। और लिम्फोसाइट की बात करें तो यहाँ पे गोल केंद्रक पाया जाता है। मतलब हर एक कोशिका में केंद्रक की बनावट कैसी है? अलग अलग है। तो इनके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं, है ना। तो दिमाग में रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं, बात को कंप्लीट करते हैं क्या क्या कहा गया है। यहां पे आप देखिए न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट। मोनोसाइट कितना दिया है उन्होंने? 6 से 8% मिल गया। दोनों ही कैसी हैं? भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिका का मतलब क्या होता है? ऐसी कोशिकाएं जो शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी कणों का भक्षण कर लेती हैं, उन्हें बोला जाता है क्या? भक्षक कोशिका। जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को क्या कर देती हैं? समाप्त कर देती हैं। यहां पे लिखा हुआ है। इसके अलावा बेसोफिल क्या कर रहा है? ये हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपेरिन, इन तीनों शब्दों को याद रखिएगा, आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी इन्फ्लामेटरी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इन्फ्लामेशन को आप आम भाषा में सूजन मान सकते हैं। सिर्फ सूजन ही उसका लक्षण नहीं होता, और भी होते हैं, लेकिन आमतौर पर आप उसे सूजन ही मान के चलिए। इओसिनोफिल जो है क्या कर रहा है? 2 से 3% है, ये भी हम लोगों ने लिख लिया। संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी, ये बहुत काम की चीज है कि एलर्जी की रिएक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? इओसिनोफिल में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट क्या कर रही है? 20 से 25% होती है। मुख्यतः 2 प्रकार की है, कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बी और टी का मतलब क्या है? बी लिम्फोसाइट, जो बी शब्द आया है वो आया है बोन मैरो से, है ना। और जो टी लिम्फोसाइट है, तो जो टी शब्द आया है वो आया है थाइमस से। तो क्या हम ये बोले कि निर्माण के आधार पर है? जी नहीं,
दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। ये जो अंतर आया है वो आया है उनके परिपक्वन के आधार पर कि बी लिम्फोसाइट जिसका निर्माण बोन मैरो में ही हो रहा है और उसका परिपक्वन भी बोन मैरो में ही होता है, इसलिए नाम क्या है, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट की बात करें तो इसका निर्माण तो कहां हो रहा है, अस्थि मज्जा में, लेकिन इसका परिपक्वन कहां हो रहा है, थाइमस में। तो थाइमस से क्या सब निकल के आया है, टी। आगे चलते हैं, प्लेटलेट की बात करते हैं कि प्लेटलेट को हम लोग क्या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगा कैरियोसाइट, जैसा कि थोड़ी देर पहले जिक्र करा, मिल गया, अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका है कि टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या कितनी है, 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन mmQ। ये डाटा भी आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, इन्होंने उसका नाम नहीं दिया। आगे स्कंदन में हम पढ़ेंगे, वहां पे एक केमिकल निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो दो रूप में होता है, एक्सोथ्रोम्बोप्लास्टिन और एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन। तो एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है उसका स्राव यही करती है। तो इन्होंने नाम नहीं दिया, सिर्फ ये बोल दिया कि प्लेटलेट कई प्रकार के पदार्थ स्राव करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। तो कोई आपसे पूछे तो ये पूछ सकता है कि बताइए तीनों प्रकार की कोशिकाओं में रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं हेल्प करती है, तो वो कौन है, प्लेटलेट है। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्कंदन में विकृति हो जाती है, मतलब रुधिर का थक्का देरी से जमेगा, है ना, तथा शरीर से अत्यधिक रक्त का स्राव हो जाता है। नेक्स्ट चीज हम लोग चलते हैं, जहां पे दिया गया है रक्त समूह या ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में आपके पास दो ब्लड ग्रुप सिस्टम है जिनको समझाया गया है, एक है एबीओ ब्लड ग्रुप समूह और दूसरा है आरएच समूह। यहां पे होता क्या है कि आरएच जो है या एबीओ जो है, दोनों में ही आरबीसी की सतह पर जिस प्रकार का एंटीजन होता है, जिस प्रकार का एंटीजन होता है वैसा ही क्या होता है, वैसा ही उनमें पाया जाता है क्या, रक्त समूह। जैसे कि अगर किसी की आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन है तो उसका रक्त समूह क्या होगा, ए। यहां पे एक डायग्राम उन्होंने बनाया है, बहुत शानदार है वो, आप देखेंगे इस चीज को कि अगर रक्त समूह ए है तो यहां पर बाकायदा लिखा हुआ है क्या, कि लाल रुधिर कणिकाओं पर एंटीजन, ये देखिए सब, कौन सा एंटीजन है, ए। और अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन कौन सा है, बी। अगर रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन कौन से हैं, दोनों है। और अगर रक्त समूह ए है तो एक भी एंटीजन नहीं है ना, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और आप जानते हैं कि एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीजन कहां मिल रहा है, यहां पे बाकायदा लिखा हुआ है आरबीसी पर, लाल रुधिर कणिकाओं पर, जबकि एंटीबॉडी कहां मिल रही है, प्लाज्मा में मिल रही है। और एंटीजन के विरुद्ध क्या होती है, एंटीबॉडी। और ए एंटीजन के विरुद्ध कौन सी एंटीबॉडी होती है, ए। और बी एंटीजन के विरुद्ध कौन सी होती है, बी। अब यहां पे देखिएगा कि अगर ए एंटीजन है अगर किसी पर्सन में, तो उसमें रक्त समूह कौन सा होगा, ए होगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, बी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी होती तो वो उस ए एंटीजन को मार देती और उस पर्सन की क्या हो जाती, डेथ, लेकिन वो पर्सन जिंदा है। तो आप जानते हैं कि जिसका रक्त समूह ए है उसमें एंटीजन कौन सा है, ए, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी है, एंटी बी वाली है यहां पर। ऐसे ही अगर रक्त समूह बी है तो एंटीजन भी कौन सा है, बी, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए वाली जो है। और अगर आपके पास दोनों एंटीजन हैं तो रक्त समूह क्या है, ए बी, लेकिन एंटीबॉडी एक भी नहीं होगी, क्योंकि अगर ए एंटीबॉडी होती तो इसको मार देती और बी एंटीबॉडी होती तो इसको मार देती। तो यहां पर कोई एंटीबॉडी नहीं है। और अगर जो है एंटीजन जो है एक भी नहीं है तो रक्त समूह क्या है, ओ है। तो सॉरी, तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, दोनों होंगी, ए वाली भी होगी और बी वाली भी। यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है, रक्तदाता समूह, कि अगर एंटीजन ए वाला, मतलब ए रक्त समूह जो है किस किस से रक्त ले सकता है, तो आप देख रहे हैं ये ए वाले से रक्त ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। बी वाला किससे ले सकता है, बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से ले सकता है। और ए बी वाला
ए बी वाला हर किसी से ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ए से भी, बी से भी और ओ से भी। तो आपको नहीं लग रहा कि ए बी वाला हर किसी से रक्त ले सकता है, तो क्या हम ए बी वाले को सार्वत्रिक ग्राही नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं इसको? सार्वत्रिक ग्राही या सर्वग्राही। ठीक है। और अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहां पर जो ओ वाला है वो हर किसी को रक्त दे रहा है, ए वाले को भी दे रहा है, बी वाले को भी दे रहा है, ए बी वाले को भी दे रहा है, ओ वाले को भी दे रहा है। तो आपको नहीं लग रहा कि जो ओ रक्त समूह वाला है, जो ओ रक्त समूह वाला है वो क्या है हमारा? तो एक्चुअली में वो हमारा क्या है? एक्चुअली में वो हमारा क्या है? सर्वदाता है। वो किसी को भी रक्त दे सकता है। क्या कर सकता है? वो किसी को भी रक्त दे सकता है। तो ओ वाला हमारा क्या हो जाएगा? ओ वाला हमारा सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा जो है ना। इसी चीज को उन्होंने लिख दिया है कि दाता एवं ग्राही आदानों के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। दाता संयोजन डोनर कंपेबिलिटी तालिका 1 में दर्शाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि कौन किसको दे सकता है। आपके लिए ज्यादातर चांसेस ये रहेंगे कि वो ये पूछेंगे कि सर्वग्राही कौन, सर्वग्राही कौन है और सर्वदाता कौन है। तो ए बी हमारा क्या है? सर्वग्राही है और ओ हमारा क्या है? सर्वदाता है। आगे चलते हैं। ये पॉइंट मिल गया जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ क्या है? एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है, जबकि रक्त समूह ए बी क्या है? सर्व आदाता। आदाता मतलब वो ले रहा है, ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त जो है वो ले सकता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा कि हमारे पास दो काम के रक्त समूह है, एक एबीओ सिस्टम है। आप लोगों में सुना होगा कि सीरियल्स वगैरह में या फिल्मों में देखा होगा कि आप किसी से भी ब्लड ग्रुप या कुछ पूछे तो क्या बोलते हैं? ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो ये ए और बी जो आप बोल रहे हो वो हो गया एबीओ रक्त समूह। लेकिन जो प्लस और माइनस, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप बोल रहे हो वो क्या है? तो वो शो करता है किसको? इस आरएच सिस्टम को। कि अगर आरएच का जो कारक है, अगर आरएच फैक्टर जो है, अगर उसका एंटीजन आरबीसी की सतह पर है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव। जैसा कि कहा कि ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब क्या? कि आरएच का जो एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर है। और आरएच के लिए अगर एंटीजन उपस्थित नहीं है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? नेगेटिव बोल देते हैं। कि अगर हमने कहा कि हमारा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है मतलब आरएच का कारक उसमें नहीं है। देखते हैं क्या लिखा है। एक अन्य प्रतिजन एंटीजन फिर से मिल गया। कहां पर? ये भी आपको मिलेगा कहां? आरबीसी की सतह पर, जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। ये ग्लोबल डाटा है, विश्व भर की बात कर रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो भारत देश में लगभग 97% कैसे होते हैं? आरएच पॉजिटिव, और 3% लगभग कैसे होते हैं? आरएच नेगेटिव। 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन कहां से ली? रीसस बंदर। स्पेलिंग ये रही रीसस, और यहीं से आया है क्या? आरएच। ये देखिए, ये जो आरएच शब्द लगा रहे हैं वो कहां से आया है? इस बंदर से आया। आरएच रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आरएच पॉजिटिव। और जिसमें यह नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? आरएच नेगेटिव। यदि आरएच नेगेटिव के व्यक्ति के रक्त को आरएच पॉजिटिव के साथ मिलाया जाए, ऐसा मान के चलिए कि मान लो हमारे शरीर में आरएच नेगेटिव है, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, और अगर हमने किसी और से ब्लड लिया है जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? आरएच पॉजिटिव। तो आरएच पॉजिटिव का लिया है और हम में कैसा है? आरएच नेगेटिव, मतलब हम में कारक नहीं है। जैसे ही उसका रक्त हमारे शरीर में जाएगा हमारा शरीर प्रतिक्रिया करेगा और क्या बनाना शुरू कर देगा? एंटीबॉडी। क्योंकि आरएच एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन हमारा शरीर फर्स्ट एक्सपोजर के बाद
एंटीबॉडी बनाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो फर्स्ट जो ट्रांसफ्यूजन है वो कैसा रहेगा, सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे पास उसकी एंटीबॉडी नहीं थी। लेकिन पहली बार जब हमने ब्लड लिया उसके बाद हमारा शरीर क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडी। तो दूसरी बार अगर उसी RH पॉजिटिव का ब्लड हमें जाएगा तो हमारा शरीर उसके लिए क्या करेगा, प्रतिक्रिया देगा जो है। इसे बोलते हैं RH इनकॉम्पेबिलिटी। तो व्यक्ति में RH एंटीजन नेगेटिव के विरुद्ध विशेष एंटीबॉडीज बन जाती है। जो नेगेटिव वाला व्यक्ति है उसके शरीर में RH पॉजिटिव के एंटीजन के विरुद्ध क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडी बनने लग जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले RH समूह को मिलाना भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता इनकॉम्पेबिलिटी को एक गर्भवती स्त्री के, देखिए गर्भवती स्त्री में क्या है, यहां पर एक कंडीशन ये है कि अगर कोई मेल है जो कैसा है, RH पॉजिटिव है, अगर उसकी शादी एक RH नेगेटिव फीमेल के साथ कराई जाए तो RH का जो जीन होता है वो डोमिनेंट होता है, मतलब उनका जो बेबी होगा वो कैसा होगा, RH पॉजिटिव ही होगा। अब आप जानते हैं कि दोनों ही केस में एंटीबॉडी नहीं होती है ना। तो RH नेगेटिव फीमेल में अगर ये RH पॉजिटिव बेबी पल रहा है तो एनसीईआरटी कहती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि मां का और बच्चे का जो ब्लड है प्लेसेंटल बैरियर की वजह से सेपरेट रहता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव के दौरान दोनों के रक्त के मिलने के चांसेस रहते हैं। और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि बच्चा कैसा है, RH पॉजिटिव है। ऐसे में अगर ये RH पॉजिटिव ब्लड है मां के संपर्क में आ गया, उसके रक्त के संपर्क में आ गया, तो इस मां के शरीर में क्या बननी शुरू हो जाएंगी, एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी। तो पहला जो बेबी होगा उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दूसरा बेबी हुआ, ये हमारा क्या है, फर्स्ट बेबी, और अगर दूसरा बेबी हुआ और वो भी RH पॉजिटिव हुआ तो आप जानते हो इसकी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो एंटीबॉडी, चूंकि आप जानते हो कि एंटीजन कहां मिलता है, RBC की सतह पर, तो क्या इस बच्चे की RBCs को नुकसान पहुंचा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचा सकती है। इसके लिए सीवियर कंडीशन उन्होंने नाम भी दिया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। जरा देखते हैं क्या क्या कहा गया है। यहां पे आप देखें कि एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती स्त्री, कैसी है वो, RH नेगेटिव, जैसा अपन ने लिया, माता एवं उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण का, भ्रूण कैसा है, RH पॉजिटिव है, के बीच में पाई जाती है। अपरा द्वारा, बाकायदा लिखा हुआ है कि अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का RH एंटीजन प्रेगनेंसी में, देखिए प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रेगनेंसी में माता के RH नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले कब, प्रसव के समय, ये लिखा है, मिल गया पॉइंट। प्रसव के समय माता के RH नेगेटिव रक्त से शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। जो ऐसी दशा में माता के रक्त में RH एंटीबॉडीज का बनना प्रारंभ हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम की बात होगी। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है, मतलब दूसरा बच्चा भी हमारा कैसा हो, RH पॉजिटिव हो, तो रक्त से RH नेगेटिव भ्रूण के रक्त RH पॉजिटिव में RH एंटीबॉडीज का रिसाव हो सकता है, सीधे सीधे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। और इससे भ्रूण की RBC लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती हैं। ये सारे शब्द लिखे हैं जो थोड़ी देर पहले आपको डिस्कस किए हैं। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्त अल्पता, एनीमिया, खून की कमी जिसे आम भाषा में बोलते हैं, क्योंकि RBC नष्ट होगी तो सिंपल सी बात है खून की कमी होगी, हीमोग्लोबिन काउंट भी कम हो गया, RBC काउंट भी कम हो गया, और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को नाम भी उन्होंने दिया है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, गर्भ रक्ताणु को रक्ता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद ही RH एंटीबॉडीज का प्रयोग करना चाहिए, है ना। एंटी-डी वैक्सीन वगैरह या रोलिन वगैरह आती है जो है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है रक्त का स्कंदन, रक्त का थक्का बनना।
देखिए, हम जानते हैं कि जैसे ही जो है हमारे शरीर में चोट लगती है, चोट निकलते से उसमें से क्या निकलता है? ब्लड निकलता है। लेकिन क्या ये ब्लड लगातार निकलता रहता है? तो हम बोलते हैं नहीं, लगातार नहीं निकलता। एक समय के बाद उस रक्त का क्या बन जाता है? थक्का बन जाता है। तो आखिर ये थक्का बना कैसे? है ना? एनसीईआरटी क्या कह रही है इस बारे में? कि किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त का क्या होता है? स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर के बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। मतलब हमारे लिए तो हर किसी रूप में कैसी है? फायदेमंद है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट या घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का क्या झाग सा अवश्य देखा होगा। यह क्या है? रक्त का स्कंदन या थक्का है, क्लॉट है। क्या है ये? क्लॉट है, जो मुख्यतः किसका बना है? फाइब्रिन धागों से। फाइब्रिन धागों से क्या हो जाएगा कि एक बार फाइब्रिन धागों का ये जाल अगर बन जाएगा तो रक्त के जो कंटेंट हैं, जो कोशिकाएं हैं, जो संगठित पदार्थ हैं, वो उस जाल में क्या हो जाएंगी? फंस जाएंगी, जिससे रक्त का बहना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो वो कहां से बना? फाइब्रिन धागों के जाल से बनता है। और इस जाल में क्या होती है? मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन कहां से बना? रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम कौन सा? थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजिन से बनती है। जरा इसको चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा उल्टा लेके चलती है, अपन उसको थोड़ा सीधा करते हैं कि फाइब्रिनोजिन, इसको ऐसे ही याद रखिएगा कि फाइब्रिनोजिन से बदल के क्या बना? फाइब्रिन का जाल बना। ऐसा इन्होंने कहा कि फाइब्रिन किससे बनती है? फाइब्रिनोजिन से बनती है। देखिए, संगठित पदार्थ उलझे रहते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लाज्मा में उपस्थित कौन? थ्रोम्बिन। तो इस फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में किसने बदला? तो इसको बदला किसने? थ्रोम्बिन ने। किसने बदला इसे? थ्रोम्बिन ने बदला। बात आई है थ्रोम्बिन कहां से आया, है ना? थ्रोम्बिन कहां से आया? फिर से देखते हैं कि थ्रोम्बिन जो आता है सहायता से फाइब्रिनोजिन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। ये जो थ्रोम्बिन है वो किससे बना है? वो प्रोथ्रोम्बिन से बना है। कि प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना? थ्रोम्बिन बना। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बना? थ्रोम्बिन बना। और इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने बदला? ये भी देख लेते हैं कि थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित किससे? निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से होती है। और इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज, ये देख लीजिए, इसके लिए क्या लगा? थ्रोम्बोकाइनेज लगा। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। और यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय, फिर से काउंटिंग नहीं दी है, अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से होती है। और एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला, जिसे उन्होंने नाम दिया है सोपानी प्रक्रम, कैस्केड, है ना? कैस्केड शब्द दिया गया है इंग्लिश मीडियम के से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। और क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी, सीधे सीधे लिखा हुआ है, चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा केमिकल है जो स्कंदन की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो कौन है? कैल्शियम आयन है। एक पैराग्राफ एनसीईआरटी ने इसमें दिया है, इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास है लसिका, है ना? जो एनसीईआरटी ने कहा है कि नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है? लसिका है। कि रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं, कोशिकाओं नहीं एक्चुअली में केशिकाओं हैं यहां पर, है ना? आप केशिका शब्द याद रखेंगे। केशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर, शब्दों को सुनिएगा, कि मान लीजिए ये हमारे पास हृदय है और ये हमारे पास कोई अंग या ऊतक है,
आप जानते हैं कि यहाँ पर हृदय से निकलती हैं बड़ी रक्त वाहिकाएं और ये साकित होते होते छोटी होती जाती हैं। और जैसा एनसीईआरटी ने कहा कि जब ऊतक की केशिकाओं, तो आप मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या है, केशिकाएं हैं, और केशिकाओं के स्तर पर इनकी भित्ति कैसी हो जाती है, पतली। तो रक्त कहाँ बह रहा है, इन नलियों में बह रहा है, तभी हमें क्या है, बंद परिसंचरण है। अब रक्त जो है इस ऊतक को सप्लाई कैसे करें, है ना, या तो ऐसा हो जाए कि ये रक्त वाहिका यहां से क्या हो जाए, रप्चर हो जाए, तो रक्त निकल के कहां आ जाए, बाहर आ जाए और उस ऊतक को सप्लाई कर दे। तो ऐसा कर नहीं सकते। इस हिसाब से तो सारे अंग जो है, सारे ऊतक जो है वो कहां डूबे हुए होंगे, रक्त में डूबे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है, रक्त किसी भी अंग या ऊतक को सीधे सीधे सप्लाई नहीं करता। तो होता क्या है यहां पर कि जब केशिकाओं के स्तर पर वहां पर ऊतक के पास से गुजरता है तो इसमें से चीजें छन करके कहां आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं। और बाहर आया हुआ जो द्रव है, बोले क्या क्या बाहर आ गया, जो संगठित पदार्थ है, कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटेड, वो कहां रह गई, ऊपर। और आप जानते हैं कि रक्त का जो रंग है वो किसकी वजह से है, आरबीसी की वजह से। आरबीसी कहां रह गई, ऊपर। तो जो द्रव बाहर आया वो कैसा होगा, कलरलेस होगा। और साथ में जो उन्होंने लिखा है कि और क्या बाहर रह गया, कि बड़े प्रोटीन अणु, प्लाज्मा प्रोटीन याद है, थोड़ी देर पहले जिक्र करा था, वो भी कहां रह जाते हैं, ऊपर। उनके अलावा जो भी चीजें हैं वो छन करके कहां आ गई, नीचे। इस द्रव को कहा जाता है ऊतक द्रव, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसे अगर हर अंग या ऊतक के लेवल पर इनको द्रव को बाहर निकालते रहे तो नलियां कैसी हो जाएंगी, खाली। तो जो द्रव बाहर आया है उसे वापस से इस सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाने की जरूरत है। केशिकाओं के मिलने से बनता है क्या, वेन्यूल, और वेन्यूल के मिलने से बनती है क्या, वेन, सिरा। तो अगर हम इस द्रव को वापस से वहीं पर भेज पाए, ये देखिए, ये जो है ये है लसिका वाहिनी। तो इस द्रव को अगर हम इसमें डाल करके वापस भेज दें, किसमें, सिरा में, तो ये है लसिका वाहिनी। इसके अंदर भरा हुआ द्रव क्या है, लसिका है जो। और यहां पर होती हैं लसिका गांठें, लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो ये जो तंत्र बनाना यहां पर, इन्हें बोलते हैं लसिका तंत्र। एक रक्त परिसंचरण तंत्र है और एक लसिका परिसंचरण तंत्र। अब जरा पढ़ते हैं कि आखिर एनसीईआरटी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। कि जब बड़े प्रोटीन अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से क्या क्या हो रहा है, रक्त से जल एवं जल में घुलनशील पदार्थ केशिकाओं, ये फिर से गलत लिख दिया, कोशिकाओं नहीं है, केशिकाओं से बाहर निकल आते हैं। इस तरल को क्या नाम दिया, अंतराली द्रव या ऊतक द्रव। ये जो तरल बाहर आया क्या नाम दिया उसे, अंतराली द्रव या ऊतक द्रव। कहते हैं इसमें प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं। आप जानते हैं खनिज लवणों का आकार छोटा है, तो खनिज लवण तो पूरा छन के बाहर आ जाएंगे। रक्त तथा केशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ एवं गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल यहां पे ये रहा, इन जाल की बात कर रहे हैं, जो लसिका तंत्र कहलाता है। इस द्रव को एकत्रित कर बड़ी सिराओं में, ये देखिए कहां खोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन रहता है कि वो कहां खुल रही है, सिरका में खुल रही हैं, सिरा में खुल रही हैं, या फिर महासिरा में खुल रही हैं। तो वो खुलती कहां है, सिराओं में खुलती हैं। वापस छोड़ता है, लसिका तंत्र में उपस्थित यह द्रव क्या कहलाता है, लसिका कहलाता है जो, ठीक है। लसिका एक रंगहीन, अभी आपको कारण बताया, क्यों, क्योंकि संगठित पदार्थ ऊपर रह गए, आरबीसी ऊपर रह गई। और लाल रंग किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से होता है, जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट मिलते हैं। हाँ, लिम्फोसाइट कोशिका, डब्ल्यूबीसी यहां पे पाई जा सकती है। लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है। लसिका पोषक पदार्थ, यह भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी लेना देना होगा वो सीधे रक्त के साथ कभी भी नहीं होता, वो इसी ऊतक द्रव या लसिका के साथ ही होता है। कि लसिका पोषक पदार्थ, हार्मोन आदि के संवहन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आंत्र अंकुर में उपस्थित लैक्टियल, ये पाचन तंत्र का भाग था जो अब इस साल एनसीईआरटी ने हटा दिया है।
है ना, वहां पे हम देखते हैं कि जो वसा होता है, वसा का अवशोषण पहले लिम्फ वेसल में होता है, उसके बाद आप जानते हैं कि जो भी लसिका वाहिनी होती है वो अल्टीमेटली खुलता कहां पे है, स्राव में ही खुलता है, रक्त तंत्र में ही खुलता है। लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले लेक्चर में हम इसके आगे का पढ़ेंगे, है ना। तब तक आप इस चीज को यहाँ पर रिवाइज कीजिएगा और कोई डाउट आइएगा तो पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।